हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का फ्री वीकली टेस्ट, जो कि आरडब्ल्यू की वेबसाइट पर हर संडे को अपलोड किया जाता है। ठीक है जी। तो आज हम लगाने वाले हैं 23 फरवरी वाला फ्री वीकली टेस्ट। ठीक है जी। इससे पहले हमने 16 फेब का जो था 16 फरवरी वाला भी हमने लगा के अपलोड किया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थोड़ा लेट हो गया आज हम, बट चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं। काफ़ी सारे काम वगैरह रहते हैं। चलिए इसको लगाते हैं आज हम। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आपको मेन जो चीज़ आप सीख सकते हैं वो है अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस को सॉल्व करके समय बचा सकते हैं, कैसे आप ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। छोटी छोटी वो अप्रोच जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा समय अपना बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है जी। बाकी हमारे क्रोम में भी कुछ हो रहा था, इसमें काफ़ी हैंग टाइप का वो हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज फायरफॉक्स में शुरू किया। काफ़ी स्मूथ चल रहा है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। चल जा भाई, चल गया। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जैसे ही मैं मेरा मार्कर आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये टाइम पॉज हो जाता है, क्योंकि मेरा मार्कर जो ये नकली वाला मार्कर है, ये तभी चलता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है, लाइव टेस्ट में स्क्रीन पॉज हो जाएगी जब ये मार्कर चलता है, इस वजह से ये टाइम रुक जाता है। बाकी ये बैक एंड में जो एंड में ये टाइम चल रहा है। ठीक है, स्क्रीन के पीछे टाइम चल रहा है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, ये टाइम कम हो गया। ठीक है, इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी तो जैसी आपकी इच्छा। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? ये देखना है कि इनमें से किस संख्या से ये वाली संख्या विभाज्य है। तो भाई चेक करें। तो 11 से चेक करना मुश्किल है थोड़ा, इसको छोड़ो। 5 से कट नहीं रही, 8 से कट रही है क्या? मतलब ये कट नहीं लगाना, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ऐसे क्रॉस करके देखना है ना, पहले बाकी तीनों से चेक करते हैं। 8 से चेक करना आसान है। 8 से कट रही है क्या? 8 एकम 8, 4 और 1 5, इधर के 8 सत्ते 56। तो 8 से कट रही है, तो बस एक से ही तो कट रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी से चेक ही मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 की राशि 5% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। इस राशि पर इतना ब्याज मिलता है 5 की रेट से। टाइम बताना है। देखो, हालांकि ये तो बहुत ईजी सा लग रहा है, मेरे को 2 साल लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसका 5% देखता हूँ तो इसका 5% कितना होगा? 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 1,000। तो पहले साल 1,000 मिलेगा, दूसरे साल 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका भी 5% मिलेगा, तो इसका 5% 50 होता है। तो ये 2050 हो गया ब्याज 2 साल में। बाकी दूसरी तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? देखो, रेशियो ले लो प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। इसमें ब्याज क्या ऐड हो जाएगा? तो ये 22,050 बन गया अमाउंट। तो इनका रेशियो निकालो। ये खत्म। अभी किससे कट रहा है? 5 से। 5 चौक 20, डबल ज़ीरो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब ये जो मुझे मिल गया ना, ये मिल गया स्क्वायर। आगे ये कटेगा नहीं रेशियो, ये स्क्वायर मिल गया। ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो राशि क्या हो जा रही है? 20 से 21, 5% है, बिल्कुल सही। 20 से 21, बिल्कुल सही। तो यानी कि 2 साल तक ये 20 से 21 हो रही है, मतलब 2 साल इनका टाइम पीरियड है। इस तरीके से भी कर सकते हो। काफ़ी बेसिक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी ने इस अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए बी और सी ने इतने महीनों के अनुपात में निवेश किया है। यदि सी का लाभ इतना ए से अधिक है, सी का जो लाभ है वो इतना अधिक है ए से, तो बी के लाभ का हिस्सा बताना है। एबीसी ने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, और इतने इतने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। लाभ देखो, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है ना, वही लाभ का रेशियो होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लूँ। ए बी सी ने इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, और इतने इतने टाइम के लिए। तो ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 2 महीने के लिए, और सी ने 3 महीने के लिए। ठीक है जी। तो आपको पता है, अगर मैं 2 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 4 महीने के लिए, तो टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 8 रुपये। इसने 6 रुपये, और इसने 15 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। सी का जो लाभ है, देखो लाभ भी इसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही मेरा प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल समझ लो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम रहता है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है सी का लाभ इतना ए के हिस्से से अधिक है, तो ए से अधिक
कितना अधिक है सी का ए से 7। इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक रेशियो के लिए कितनी आ गई, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21,000। पूछा क्या है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 6 रेशियो है, एक रेशियो के लिए ये आ गई, इंटू 6 करेंगे, 6 रेशियो के लिए आ जाएगी 6, 6 दूनी 12, 126 के आगे 3 0, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 लीटर वाले एक मिश्रण में, शायद मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, स्लो बोलता हूँ 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है और बाकी पानी है, तो मदिरा और पानी मतलब वाटर का रेशियो है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25 लीटर का मिश्रण है, 30% मदिरा है, तो 10% हो गया 2.5, 30% हो गया 75, 7.5। इतनी मदिरा है तो बाकी बची हुई 25 में से वाटर होगा, तो कितना बचा, 2.5 और 15, 17.5। पहले इतना इतना है, अब उसने कहा 5 लीटर पानी मिला दो, तो इसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया 0.5, 22। ठीक है, तो मदिरा में तो कोई चेंज नहीं आया, तो मदिरा तो उतनी की उतनी है। ठीक है, तो इसने बोला नए वाले जो मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत बताना है, तो ये टोटल कितना हो गया 23 7 30, 30 में से कितनी मदिरा है, 7.5 मदिरा है, तो कितना प्रतिशत हो गया, पॉइंट हटाया, 1 0 नीचे, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ऑप्शन नंबर डी 25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25% जो है इसमें मदिरा का रेश वो हो जाएगा प्रतिशत। एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, उसकी चाल बतानी है। देखो इसने मीटर प्रति सेकंड में नहीं दे रखा, मिनट और मीटर दे रखा, तो पहले मेरे को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, किलोमीटर प्रति आर में बदल सकता हूँ। कैसे, इंटू 18/5 करके। ठीक है, तो ये 700 मीटर चलता है 6 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना चलेगा अपॉन 6। 1 मिनट में इतना चलता है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो इंटू इसके अपॉन में क्या कर देंगे, इंटू 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, तो ये 60 सेकंड में इतना चलता है, सॉरी 6 मिनट में इतना चलता है, तो इंटू 60 से डिवाइड कर दिया तो ये सेकंड्स बन गई। 6 मिनट को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 इंटू 60 कर दिया, बराबर ये कितना हो गया 700 अपॉन में, छेड़ना क्यों, छोड़ो, सिंपल। अरे यार क्या कर दिया मैंने, अब इसने क्या, ये मेरी क्या गई, स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, बाकी कुछ करो मत आगे। इसने बोला किलोमीटर प्रति घंटा बदलो, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए इंटू क्या करना पड़ता है, एक बार कलर बदल लेते हैं ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इंटू क्या करना होता है, 18/5। ठीक है, तो 1 0 से तो ये वाली 0 खत्म, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से इसको काटा कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 2 से गया 7 बार, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये चल रहा है। इसका योग बताना है, तो भाई ये 6 8 10 12 तो क्रमागत है, तो एपी से तो आप कर सकते हो इसको आराम से, बट हम करेंगे इसको एवरेज से, बहुत जल्दी आता है आंसर एवरेज से। सब अपना अपना तरीका है सबका, तो मैं एवरेज से करता हूँ। बेसिकली मुझे ये पता है जब क्रमागत संख्याएं दी होती हैं, तो क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो पहली और लास्ट के एवरेज के बराबर होता है। इन सभी का एवरेज वो होगा जो पहली और लास्ट का एवरेज होगा, ये आपने एवरेज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो 6 और 40 कितना हो गया, 46, तो 46 का एवरेज कितना हो गया 23, दो संख्याओं का योग 46, तो एवरेज कितना हो गया 23, तो इन सभी का एवरेज भी 23 होगा। अब मुझे सम निकालने के लिए इन संख्याओं के एवरेज को अगर मैं गुणा कर दूं इनके नंबर्स से, आपको पता है एवरेज इनटू नंबर्स होता है सम, बराबर। ठीक है, तो इनके नंबर्स कितने ये निकालने के लिए अगर मैं देखूँ, ये 2 के मल्टीपल है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे ऐसे चल के 20 तक जा रहा है, 2 के 20 मल्टीपल तक जा रहा है, 3 से शुरू होकर 20 तक जा रहा है ये। यहाँ पे 2 छोड़ दूं तो ये कितना हो गया 18, 20 अगर टोटल होते तो शुरू के 2 छोड़ दूं तो ये कितने हैं टोटल नंबर्स 18, तो 18 नंबर्स हैं, एवरेज है 23, तो ये कितना आ गया 18 तिया 54, 36 और 40 और 1 41, 414, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप, एवरेज निकाल दीजिए और उसमें नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। किसी कक्षा के विद्यार्थी इतनी राशि दान करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। इतने टोटल दान किए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान किए जितने उसमें संख्या है विद्यार्थियों की, मतलब अगर 4 लोग थे तो हर एक ने 4 4 रुपए दान किए, तो टोटल 100 रुपए, मतलब माना मैंने एक्स लोग थे
हर एक ने एक्स ही रुपए दान किए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ये। तो यानी ये किसी का स्क्वायर है। ठीक है, हालांकि मेरे को देख के पता चल रहा है ये 3 कम है, तो ये 3 कम यहाँ पे 47। बाकी मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? नहीं। इसके एंड में 9 है, तो 7 7 49, 7 के स्क्वायर में इसका स्क्वायर जो हम करेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट 9 आएगा, ये हो सकता है। 9 का जब इसमें स्क्वायर करेंगे 9 में 81, एक आएगा यूनिट डिजिट, तो ये नहीं हो सकता। 3 3 9 ये हो सकता है, एक एकम एक ये नहीं हो सकता। बट ये देखो आप, ये 53 है, तो 53 मतलब 50 से ज़्यादा है, तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 2500 से ज़्यादा होना चाहिए था ये। बट ये 2500 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल ये ऑप्शन है बस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से स्मार्टली ऑप्शन से भी आंसर को निकाल सकते हैं। क्या पूछा इसने? कलर चेंज करें, रेड। निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका आपको पता है मीडियन क्या होता है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उसके बाद इसके जो बीच में होगी संख्या वो होती है माध्यिका। तो इसको लगा दो सीक्वेंस में, 1 2 4 5 और 8। ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब जो बीच में संख्या आती है उसको हम कहते हैं माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ रह गया भाई, ये रहा। ये कह रहा है एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, तो आयतनों का अनुपात बताना है। एक घन और गोले की ऊंचाई समान है। देखो ये घन है और ये गोला है। इसमें एक चीज देखने की है, जो ध्यान रखने वाली बात है, मेरे हिसाब से यही कंफ्यूज करना चाह रहा है ये। इसकी जो ऊंचाई है ये है, इसकी जो ऊंचाई है ये। घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी ऊंचाई अगर मैं ए मानता हूँ, तो इसकी जो ऊंचाई है ये वाली है, ये भी ए हो जाएगी। बट इसकी जो रेडियस होती है ना, वो ऊंचाई की आधी होती है। ठीक है, इसकी आधी हो जाएगी रेडियस, तो इसकी रेडियस जो हो जाएगी A/2 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालना है, तो भाई घन का जो वो होता है आयतन, वो होता है A³ रेशियो। यहाँ पे मैंने इसकी भुजा जो ए मान ली, और इसकी जो रेडियस है वो A/2 आ गई, क्योंकि ऊंचाई समान थी ना। तो ऊंचाई को मैंने h माना और रेडियस आ गई A/2। ऊंचाई को मैंने a माना। ठीक है, अब गोले की वॉल्यूम होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ अब देखो ऑप्शन जो है ना वो पाई में दे रखा है, तो पाई को चेंज मत करो, पाई को पाई ही लिखो, पाई r³ तो r होता है 1/A/2, यहाँ लिखा है r, तो A/2 इंटू A/2, तो 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट गया। अब क्या बचा, कलर चेंज करें, तो ये A³ है, यहाँ पे पाई बचा ऊपर, और यहाँ पे A³, 3 बार ये है ना, 1 2 3, तो A³ अपॉन में 3 दूनी 6, तो ये 6। देखो यहाँ पे A³ ऊपर ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 6 इधर चला जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पाई बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 6 और पाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 साल बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाएगी, कुल उम्र। ये मैंने कहा प्रेजेंट की एज है, तो यहाँ से 3 साल बाद, तो प्लस 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इनकी और इनकी दोनों की उम्र हो जाएगी 50। ठीक है जी, 3 साल पहले माँ की उम्र 30 साल थी, तो मैं अगर 3 साल पहले जाता हूँ, तो इनकी माँ की जो उम्र है वो 30 साल है। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का, 6 साल का है ना, प्रेजेंट तक 3 और उससे पहले 3, तो ये 6 साल का गैप है। तो इन दोनों की एज में से 6 6 साल कम करना पड़ेगा। इनका जो टोटल है वो 50 साल है आज, अभी 3 साल बाद। ठीक है, तो जब 6 साल पहले जाएंगे, तो दोनों की उम्र में से 6 6 टोटल कम करना पड़ेगा, है ना। इनकी उम्र भी 6 साल कम हो जाएगी, इनकी भी कम हो जाएगी, तो टोटल जो इनकी उम्र का सम आएगा उसमें से मुझे -12 करना पड़ेगा। तो -12 करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 38। आप समझ पाए, जब मैं 6 साल पहले जाऊंगा तो 6 साल माइनस करूंगा पहले वाली की उम्र, फिर दूसरे वाला भी 6 साल पहले जाएगा, उसकी उम्र भी 6 साल कम करनी पड़ेगी। तो इनकी आयु के योग में से मुझे 6 6 12 घटाना पड़ेगा। तो 30 इनकी उम्र है 3 साल पहले, और टोटल इनका सम जो है वो 38 है, तो इनके बच्चे की उम्र 8 हो जाएगी। और 3 साल पहले 8 है, तो प्रेजेंट में मतलब 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 3b है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई बतानी है, तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन से देख लेते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा बेफिजूल में।
तो ऑप्शन लगा के देखूँ मैं, तो छोटी छोटी वैल्यू है ना। तो पहली बात तो ये कि एल बराबर 3b है। तो भाई लंबाई पूछिए ना, तो लंबाई 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, बाकी सब तो हैं। चलो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है बस। अब मैं ना ऑप्शन पुट कर करके देखूंगा कि अगर लंबाई 15 हो, अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई 5 हो जाएगी। अगर लंबाई 15 है तभी तो चौड़ाई की 3 गुनी हो गई है, 5 या 15। तो इसने ये बोला कि अब इसकी लंबाई तो 7 कम कर दो, तो लंबाई को मैंने 7 कम कर दिया तो 8 हो गई। चौड़ाई 7 बढ़ानी है, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 7×5 = 12। तो अब इनके एरिया जो है वो बढ़ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले कितना एरिया था, L×B 75 था, अब कितना हो गया, 12×8 = 96। तो कितना बढ़ गया, 5 1 6 7 2 9, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। और देखो पहला ही ऑप्शन सही पुट हो गया। ठीक है, 21 से सेटिस्फाई नहीं करेगा, 18 से भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब 15 से सेटिस्फाई कर रहा तो बाकी उसे क्यों करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन रख के भी जल्दी से जल्दी सवालों को कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या दे दिया भाई इन्होंने, कौन सा सत्य है। रूट में नंबर्स हैं, तो अगर क्यूब रूट 11 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो भाई और कोई तरीका नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी तो करनी ही पड़ेगी। हम्म, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं भाई इसको, आपको पता है जब ये क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट मतलब ये होता है 11 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट को हम ऐसे 1/3 की पावर में लिख सकते हैं। स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2। और 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 के ये जो 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/4। तो भाई इसकी अगर मैं पावर को सेम बना दूं, अगर मैं पावर को सेम बना दूं तो मुझे पता चल जाएगा नंबर के हिसाब से कौन सा नंबर क्या है। तो पावर को सेम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 4 2 3, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना के 12। तो अगर मैं इनको 1/12 1/12 1/12 बना दूं तो काम हो सकता है। तो 1/12 बनेगा कैसे, अगर मैं 1/3 को 1/12 लिखना चाहता हूँ, देखो जैसे मैं 1/3 को 1/12 लिखना चाहता हूँ, तो ये तो 1/3 रहना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर 4 लिख दूँ, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अगर इसके अंदर 4 लिख दूँ तो ये 4 × 1/12 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा वापस से नीचे। तो इसको 1/3 ही रखा मैंने, बट 1/12 बना दिया अपनी सहूलियत के लिए, जिससे आंसर तक मैं पहुंच पाऊँ। तो उसके लिए मैंने अंदर 4 रख दिया। समझ पा रहे हो ना आप बात को, जैसे इसको 1/12 बनाना है तो × 6 करना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 की पावर 6 कर दूं अंदर और बाहर 1/12 लिख दूं, तो ये 6 से 2 बार में कट जाएगा, तो 7 की पावर भी 1/2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब मैं 45 को 4 है यहाँ पे, 4 तिया 12, तो 45 की पावर 3 लिख के यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/12। ठीक है, क्योंकि ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, सबकी पावर उतनी रहेगी। अब क्योंकि इनकी पावर 1/12 1/12 1/12 मैंने कर दी और नंबर्स भी चेंज नहीं हुए, केवल अंदर वाला नंबर चेंज होगा। तो अब जो अंदर वाला नंबर बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि पावर तो सेम है। तो जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा और जो नंबर छोटा होगा वो सबसे छोटा। लेट्स सी, कलर बदल के देखते हैं अब क्या क्या कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो इसमें बहुत होगी, बट देखते हैं शॉर्ट तरीके से कर पाते हैं नहीं। 11 मतलब 121 × 121 लिख सकता हूँ क्या इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 × 7 की पावर 343 गुणा 343 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इन दोनों से मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये वाला जो है ना, 121 × 121, ये वाला छोटा है, ये छोटा है इससे, है ना। 7 वाले से 11 छोटा है। भाई यहाँ पे 121 का स्क्वायर है, यहाँ पे 343 का स्क्वायर है, तो ये तो बड़ा हुआ ना। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि ये 11 वाला जो है ना छोटा है किससे, 7 से। तो 11 बड़ा नहीं हो सकता 7 से, यहाँ पे बड़ा दे रखा है नहीं। 7 बड़ा है 11 से, ठीक है, 7 बड़ा है 11 से, यहाँ भी ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया इस बात से कि जो रूट ये वाला था ना, क्यूब रूट 11, ये छोटा है √7 से। ठीक है, अब इसको देखें तो ये कितना हो गया, 45 × 45 × 45। तो इसको कंपेयर करने के लिए 2 में कैसे बदलें, तो 2 में कैसे, देखो 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
इसको 9 × 5 लिख सकता हूँ, इसको भी 9 × 5, मतलब 9 की क्यूब × 5 की क्यूब। कैलकुलेशन तो होगी देखो, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किया जा सके, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। भाई बाकी मैं इसको अभी स्किप करता, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं इसको अभी स्किप करता, एंड में करता। बाकी लेट्स सी, आपके पास टाइम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2-3 मिनट बचते हैं एंड में, तो कर दो सीधा सीधा। बाकी भोले शंकर, बाकी देखते हैं क्या होता है। 9 में 81, 9 का क्यूब होता है 729, इंटू 5 का क्यूब होता है 125। तो इससे क्या, देखो इससे एक चीज़ और मुझे मिल गई कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 45, ये इससे भी बड़ा है, 11 से बड़ा है 45। तो 11 से 45, देखो 7 तो बड़ा ही था, 45 भी बड़ा है। क्यों, देखो यहाँ पे 125 की गुणा 729 से हो रही है, और यहाँ पे 121 की 121 से हो रही है, तो इससे बड़ा हुआ ना ये, तो 125 इससे बड़ा हुआ। तो ये वाला 125 की गुणा 729 से बड़ा होगा ना 121 से, तो ये 45 11 से भी बड़ा है। तो कहीं दे रखा है कि इसको बड़ा, देखो 11 से, ये गलत है, ये वाला गलत हो गया, इसमें 11 को बड़ा बता रखा है, जबकि 45 बड़ा है 11 से। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट। अब 45 बड़ा है 11 से, यहाँ पे भी 45 बड़ा है 11 से। तो अब आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या सीन है। देखो ये तो हमें पता चल गया, ये सबसे छोटा है, इसको छोड़ो, ये सबसे छोटा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, 7 की पावर 6 बड़ा है या 45 की पावर 3 बड़ा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 49 45 आ गया, आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन आंसर आ गया। इसका ब्लू कलर करते हैं चेंज। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, 7 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 की पावर 2 और उसकी पावर 3, बात तो वही हुई ना। और 45 की पावर तो 3 लिखी रखी है, इनकी पावर भी मैंने सेम कर दी। अब इनकी पावर जब सेम हो गई तो ये 7 7 49 हो गया, और ये 45 हो गया। 49 की पावर 3 बड़ा है या 45 की पावर 3 बड़ा है, ये बड़ा हुआ ना भाई, 39 की पावर 3 बड़ा हुआ। तो यानी मुझे ये पता चल गया कि 7 जो है वो सबसे बड़ा है, 45 से बड़ा 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मुझे दिखाई दे रहा है। समझ पाए आप, मैं यहाँ से कैलकुलेशन से तो बच गया, बट आपको समझाते समझाते थोड़ा सा समय चला गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आप इस तरीके से इसको कर सकते थे। आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेम वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया। 1/2 का क्या मतलब होता है, ये रूट में है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1/3 पावर का मतलब है ये क्यूब रूट है, ठीक है। आपको इतना तो पता है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। और 1331 होता है 11 का क्यूब रूट, प्लस 23 × 13 है, तो 13 × 3 = 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 में से 11 गया, कितना बचा, 5 और 304। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 1 मिलीमीटर, तो भाई मिलीमीटर है ये, बाकी सब सेंटीमीटर में, तो इसको यहीं सेंटीमीटर में तोड़ दो, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो ये 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इतने इतने आधार वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ये पूछा है ना, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, शंकु बनाए गए, बेलन को पिघला के शंकु बनाए गए, ये पूछ रहा है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो भाई जब मैं बेलन को पिघलाऊंगा तो उसका वॉल्यूम और जितने भी शंकु बनेंगे उन सब का वॉल्यूम बराबर होगा। तो मैंने बेलन को पिघलाया तो ये बना πr², इसका वॉल्यूम है πr²h, ये वॉल्यूम है। इससे जितने भी शंकु बनेंगे उन सब का वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। एक का, एक शंकु का वॉल्यूम हुआ 1/3 πr²h, ठीक है। एक शंकु का वॉल्यूम हुआ ये, तो बाकी बनाए कितने मैंने पता नहीं, तो मैंने कहा एक्स बनाए, तो एक्स का वॉल्यूम जो है ना टोटल, ये इसके बराबर होगा, ठीक है जी। चलिए अब ये बराबर है तो एक बार कलर चेंज करते हैं। पाई यहाँ पे भी है, कट गया, और पाई यहाँ पे भी है, ठीक है जी। इसकी बेलन की आर क्या है, बेलन की आर है आपकी 3, तो 3 × 3 = 9, r²h कितना है 5, तो 9 × 5 बराबर 1/3। इसकी आर कितनी है 0.1 × 0.1 इंटू एच कितनी है इसकी, एच है इसकी 1, एच भी 1 है, और इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगा देंगे, ठीक है जी, लगा दिए। तो ये सब हो गया 1, ठीक है, 1 × 1 × 1 हो गया ये सब। तो ये 100 बचा या 3 बचा, तो ये 100 या 300 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में ना
तो यहाँ पे 1 × x बचा, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो ये कितना हो गया, 5 या 15, 15 निमा 135 के बाद 2 0, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति इतने कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी दे दिया यहाँ पे। तो ये अगर 12 देखो, इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जा रही है, तो स्पीड को मेरे को निकालना पड़ेगा ना प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर 12 मिनट में 12 किलोमीटर चल रही है, स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में कितना चलती है। ठीक है, तो 12 मिनट में 12 किलोमीटर कोई गाड़ी चल रही है, तो 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितना चलेगी, 60 किलोमीटर चलेगी। 12 मिनट में 12 तो 60 मिनट में 60, तो इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है स्पीड को 5 किलोमीटर कम करो, तो मैंने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब वो कह रहा है इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसकी स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, 55 किलोमीटर 60 मिनट में चलती है। यही तो मतलब हुआ, 1 घंटे 55 किलोमीटर चल रही है। कितना चलना है इसको, 22 किलोमीटर। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 किलोमीटर कितनी देर में चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है 60/55। समझ पा रहे हो, तो ये मैंने 1 × 55 लिख दिया, यहाँ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर 55 नीचे चला गया यहाँ पे डिवाइड में। तो 1 किलोमीटर इतनी देर में चलती है, मुझे चलाना है कितना, 22 किलोमीटर। तो इंटू किया, तो 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, ये कटा 12 बार, 12 दूनी 24, ऑप्शन 1 24 मिनट में ये तय कर जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों का भोजन की व्यवस्था है। शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं, तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 70 लड़के, 36 दिन तक भोजन चलता है, 50 और आ गए, तो क्या दिक्कत है इसमें। 70 लड़के, मैंने कहा 70 लड़के 70 यूनिट भोजन करते हैं, तो 36 दिनों तक भोजन करेंगे, टोटल भोजन इतना हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे 50 लड़के और आ गए, तो भाई 120 यूनिट भोजन करेंगे लोग एक दिन में। 120 लोग हैं ना, तो 120 यूनिट भोजन करेंगे, कितने दिन तक चल पाएगा। मैंने कहा एक्स दिन तक चल पाएगा। ये टोटल भोजन है, यहाँ पे भी ये टोटल भोजन की लिख दी हमने, एक्स दिन तक। समझ पा रहे हो आप, 120 लड़के आ गए, हमने कहा एक्स दिन तक भोजन चलेगा। ठीक है, तो ये 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 से 10 खत्म, 12 तिया 36 और 7 तिया 21, 21 दिन तक भोजन चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन सवालों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये का एलसीएम बताना है। आपको पता है भाई ये फ्रैक्शन है, देखो 2/3, 8/15, 4/27। फ्रैक्शन का एलसीएम होता है ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। अगर वो पूछे कि एचसीएफ बताओ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो इन फ्रैक्शन का एलसीएम बराबर हो जाएगा ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो एलसीएम इनका क्या होगा, 8 दूनी 16, नहीं 8 हो जाएगा, एलसीएम 8 हो गया। और एचसीएफ क्या होगा, 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो गया 8/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः इतने 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 में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो शुरू करने के बाद कब मिलेंगे दोबारा। बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। इनका जो एलसीएम होता है वही समय होता है जब ये दोबारा मिलते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, देखो आसान तरीके से। कैसे निकालता हूँ मैं एलसीएम, 84 बड़ी संख्या मैंने मान लिया, 84 के बाद है 63, तो 21 तिया 63, ये क्या है 84, 21 इंटू 4। तो भाई इसमें 21 तो है, 3 नहीं है, तो मैंने इसमें 3 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, 3। ठीक है, 3 भी आ गया। 42, तो 21 दूनी 42, तो 21 भी है और 2 भी है, तो खत्म, इसमें सब आ गए। तो 84 तिया, तो 4 तिया, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, 252 सेकंड में दोबारा मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, सिंप्लीफाई करना है इसको, करते हैं भाई। इसको हम कैसे करें, इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको लिखूं 3 + 0.636 बार, ऐसे में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर से बार हटाता हूँ तो ये कितना हो जाता है, अपॉन में 99, क्योंकि जितने के ऊपर बार है ये डेसिमल चला जाएगा, बार चला जाएगा। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दूंगा। ठीक है, माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तोड़ रहे हैं ना, अब एक ही राशि को तोड़ रहे हैं। तो 2 +
05, 2 के ऊपर 12 है तो नीचे 2 9 आ गए, ठीक है, +1 +3 अपॉन में 99, ठीक है। कैलकुलेशन इजी रखनी है तो काटना मत अभी किसी को भी, क्योंकि सबके नीचे 99 है तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब लिखते हैं इसको सिंपल तरीके से, 3 यहाँ से -2 आ गया इधर। पहले इंडिविजुअल को लिख लेते हैं एक साथ, है ना, मतलब जो कंप्लीट है, सॉरी कंप्लीट को लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 36 अपॉन में 99 बचा। यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन में 99 बचा, और यहाँ पे प्लस का 33 अपॉन में 99 बचा। तो ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया, एक एक और एक 2, तो 2 तो कंप्लीट आना चाहिए, तो 2 सब में कंप्लीट है। बाकी सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो अब सिंपल ऊपर ऊपर का कैलकुलेशन कर दो। तो 36 में से 5 गया 31, और 31 और 33 कितना हो गया, 60 और 4 64, तो 64 के ऊपर 12 आ जाएगा, क्योंकि 64/99 है। तो जब 12 हटाने के लिए नीचे 9 लगाते हैं, तो 9 हटाने के लिए ऊपर 12 लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जा भाई, कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर मैं मानूं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 3x हो गई। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी से आधी है, तो तीसरी 2x होगी, तभी तो दूसरी इससे आधी हुई, ठीक है। संख्याओं का एवरेज 60 है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो कैसे निकालेंगे, इनका सम करता हूँ तो कितना आ गया, 3 2 5 1 6, इन सभी का सम आ गया 6x। एवरेज निकालने के लिए इनके नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया 2x, ठीक है जी। कलर बदलते हैं, बदल दिया। एवरेज कितना दे रखा है, 60, तो 2x की वैल्यू 60 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है जी। पूछा क्या है, तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या क्या है, 2x, और एक x की वैल्यू 30 है तो 2x की 60 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी सवाल है, छोटा सा सवाल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में इतनी बढ़ी, अगले वर्ष इतनी कम हो गई। वर्तमान जनसंख्या इतनी, 2 साल पहले बतानी कितनी, मैंने माना 2 साल पहले x थी जनसंख्या, तो अगले साल 30% बढ़ गई, तो ये 130% हो गई, 13/10। फिर अगले साल 15% कम हो गई, तो मैंने कहा 15% कम होने का मतलब है 85% हो गई। अब ये टोटल जनसंख्या कितनी हो चुकी है, फाइनली इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो भाई इसको काट दो, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 दूआ 10। 2 साल पहले मतलब x की वैल्यू बतानी है, 2 साल पहले की जनसंख्या, ये कितना है 200, तो 200 को ले जाओ इधर कलर बदल के। तो यहाँ से ये 200 खत्म, ये चला गया इधर, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 13 और 17, तो 13 × 17 बचा। तो भाई किससे कट रहा है ये, 13 से, इस 17 से जल्दी कट रहा है ना, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102, 8 बचा इधर, 17 पंजा 85 और 0, यहाँ से गया 13 पंजे 65, 0, तो 5 दूआ 10 के बाद 3 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई आजा, क्या कर रहा है। अ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त में एक विद्यार्थी एबीसी ने प्राप्त कुल अंकों का विभाजन है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक इतने हैं और उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए हैं। वो पूछ क्या रहा है, विद्यार्थियों को कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ये डिग्री में दे रखा है ना, तो यार इसका क्या काम है, इसको छोड़ो ना। ये तो पूछा है इसने कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक, तो भाई यहाँ पे मान लेता हूँ इसकी वैल्यू 360 है, तो मैंने 360 अंक मान लिए। भाई डिग्री में दे रखा है ना, कोई नहीं, 360 है इसकी डिग्री की वैल्यू, और इसका 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट में मिला के 360 मिला है इसको। तो भाई एवरेज कितना हो गया इसका, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री इसका एवरेज है। ये बोल रहा है कितने विषय में अपने एवरेज से ज़्यादा मिलते हैं इसको, तो एवरेज के बराबर है। नहीं, इसने ये नहीं बोला कि एवरेज के बराबर या ज़्यादा, इसने कहा एवरेज से ज़्यादा, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो 72 से ज़्यादा इसमें है और इसमें है, केवल 2 सब्जेक्ट में है एवरेज से ज़्यादा। बेफिजूल में मार्क्स निकालते फिरोगे, टाइम खराब करोगे, ऐसे ही कर दो इसको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, जल्दी से चलेंगे, अब टाइम थोड़ा सा बीत चुका है ज़्यादा। समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज है ये,
इसकी एच है ये, और आधार है ये, तो ये कह रहा है इसका आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है, तो ये 2h हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ऊंचाई बतानी है। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, बी इंटू एच होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बी कितना है 2h, और एच कितना है, एच बराबर कितना है 392, तो ये होगा 2h²। तो h² बराबर क्या हो गया, अपॉन में 2 आ जाएगा इसके, ये आ गया 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12। तो h² 196 है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, किसका स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर है। पूछा क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई h मानी है, तो h की वैल्यू आ गई 14। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जल्दी से कलर बदल देते हैं। धारा की दिशा में एक मोटरबोट 2 घंटे में इतने किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, तो मोटरबोट की शांत जल में चाल बतानी है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 2 घंटे में इतना चल रही है। हाँ, ये तो बहुत इजी कर दिया। धारा की दिशा मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड देखो क्या होती है, हम 1 घंटे में कितना चलते हैं, 2 घंटे में अगर 24 चल रहा है तो 1 घंटे में 12 चलेंगे ना, तो डाउन स्ट्रीम हमारा 12 है। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 चलती है, तो अप स्ट्रीम की वैल्यू 10 है। स्पीड वही तो होती है जितना हम 1 घंटे में चलते हैं। ठीक है, इसने पूछा मोटर बोट की शांत जल में चाल। देखो मोटर बोट की स्पीड को मानते हैं एक्स और धारा की चाल को मानते हैं वाई। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, है ना, सॉरी एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स माइनस वाई 10 है। तो पूछा क्या एक्स की वैल्यू पूछी है ना, तो मैं ऑप्शन से पुट कर करके देख लेता हूँ, बेफिजूल में टाइम क्यों खराब करना। मैंने पहला ऑप्शन रखा है 11, तो 11 एक 12 बिल्कुल, और 11 में से 1 गया 10 बिल्कुल, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, खत्म काम। क्यों टाइम खराब करना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ फलाना ढिमकाना वो सब, क्यों क्यों करना है इतना तामझाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश अपने स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में इतने 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 की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल बतानी है। घर से स्कूल की दूरी 3 बराबर भागों में तय करता है भाई, अगर दूरी टोटल ये है तो इसको वो 3 भागों में बांट के चलता है, और अलग अलग स्पीड से चलता है। टोटल एवरेज चाल बतानी है। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मैं इसके एक डिस्टेंस को कितना मानूं, इनका एलसीएम मानो आप, क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं होगी फिर। 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 15, 15 दूनी 30, तो एक डिस्टेंस 30, ये वाला भी 30 और ये वाला भी 30। अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, आंसर सेम ही आना है, एवरेज पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहले वाला जो डिस्टेंस है ना वो 5 की स्पीड से चलता है, 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 6 में। दूसरा 10 की स्पीड से चलता है, 3 घंटे में चल जाएगा। तीसरा 15 की स्पीड से 2 घंटे में चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है वो 90, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 3 9 2 11। तो ये कितना हो गया, 11 अट्ठे 88, 2/11। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो रहा है ये हमारे, शायद पीसी में दिक्कत है, ज़्यादा हैंग टाइप हो रहा है। चलिए, तो ये बोर्ड मास का रूल लगा दो। पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर और ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर सॉल्व किया तो यहाँ पे लिखा हमने 10 दाम 100, ऑफ का इनटू 1/5 की क्यूब, 1/5 की क्यूब, 5 पंजा 25, पंजा 125, डिवाइड है तो इसको उल्टा करके इनटू कर दो, और आगे इनटू है 4, माइनस 2/5। ऑफ को सॉल्व करते हैं, पहले इनटू कर देते हैं, 5 तिया 15, 3 दुआ 6, तो यहाँ पे -6 आ गया। ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5। पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो 12 पंजे 60, तो 5/60 प्लस 1/6। तो इजी बना दो, इसको भी 60 बना दो, इसको 10 बना दो। ठीक है, इंटू 10 कर दिया मैंने, ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और मैं आसानी से इसको 15/60 कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 1/4 हो गया। इसके बाहर कितना है, 4/5, तो 4/5 इंटू 1/4, तो इससे ये कट गया, नीचे आया 1/5। तो अब कलर बदलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऊपर ऊपर क्या बचा भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, और कुछ बचा क्या, नहीं। सही कर रहे हैं ना, यहाँ तक हम सही कर रहे हैं, सब कुछ सही है ना, हाँ। 4 चौक 16 चौका 64/5, तो यहाँ पे क्या बचा, 64/5, और माइनस का 6 अपॉन में 1/5,
तो ये कितना हो गया 64, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 30 अपॉन में 5, तो 64 में से 30 गया कितना बचा 34। तो ये आ गया भाई 34/5 अपॉन में 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, आ गया आंसर 34। तो 34 बी नंबर करेक्ट। बाकी सब ऑप्शन माइनस में दे रखे हैं, तो हमने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? सही है ना? फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा ना आंसर? सब कुछ सही है यार, टाइम खराब नहीं करना अब, ठीक है ना? गलत होगा तो देख लेंगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा भाई, आ गया। चतुर्थानुपाती और इसके तृतीयानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। ईजी है, आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पे आगे डी होगा, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो 2/4 बराबर 6/d, ये होता है प्रोपोर्शन, मतलब शुरू के दो बाद के दो के प्रोपोर्शन में होंगे, समान अनुपात में होंगे। 2 का 6 बन रहा है तो इंटू 3 हो रहा है, तो 4 का भी इंटू 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। सिंपल, बेसिक से भी कर सकते हो आप ऐसे क्रॉस कर करके। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 12। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो ये ए है, ये बी है, थर्ड वाला सी पूछ रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो बी 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर ए कितना है 4 इंटू सी हमसे पूछ रहा है, तो ये 4 आ जाएगा इसके नीचे, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो सी आ गया 16। ठीक है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया रेशियो, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र इतने के बजाय इतने से एक संख्या का गुणा कर देता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि। बहुत पुराने सवाल बहुत बार आते हैं, तो आप ऐसा करो इस सवाल में ना, इनका नीचे वालों का ना एलसीएम ले लिया करो। 5 चौक 20, मैंने माना कि संख्या 20 थी, पहले मुझे 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना आता 25 आना चाहिए था। ठीक है, बट मैंने गलती से क्या कर दिया 4/5 से किया, तो मैंने 4/5 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 चौक 20, 16 आया। ये आना चाहिए था, गलती से 16 आया, तो गलती से कितना कम आया 9 कम आया, 25 पे 9 कम आया, तो ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत पूछा है ना, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36%। या फिर आप इंटू 100 करोगे तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, जल्दी जल्दी से करेंगे सवालों को अब, ठीक है। दो बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया, प्रत्येक बिचौलिए को 25% का लाभ हुआ, व्यक्ति ने इतने में जमीन खरीदी, तो मूल कीमत क्या थी? दो बिचौलिए थे, दोनों ने 25-25% लाभ लिया, तो एंड में इतने का पड़ा। मैंने मान लिया कि जमीन एक्स की थी, उसके बाद एक व्यक्ति ने इसको 25% के लाभ पे बेचा दूसरे को, मतलब 25% मतलब 1/4, 4 की चीज़ 5 में बेची, तो उसकी कीमत होगी 5/4। फिर से उसने 25% लाभ लिया, तो इतना होगा। दो व्यक्तियों का लाभ के बाद कितने की मिल रही है 6, 2, 5, 1, 2, 3। ठीक है, कलर बदलते हैं, इसका बदल गया, तो ये 4 चौक 16 इधर आ जाएगा इन टू में, ये 5 पंजा 25 ये आ जाएगा नीचे, तो 25 का स्क्वायर है, 25 बार में कटेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80, 8 गया इधर, 16 दूनी 32, 8 40, 400 के बाद 3 जीरो, 400 के बाद 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, 100% बढ़ाकर अंकित किया गया, 20% की छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, तो एक्स का मान बताना है। क्रय मूल्य एक्स है, तो यार मान लो ना इसको, मैंने मान लिया 100, बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करूंगा। मैंने कहा मान लिया एक्स की वैल्यू 100 है, क्रय मूल्य है ये, 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है, इसको 100% बढ़ाएंगे, इसका 100% 100, तो मैंने अंकित मूल्य एम पी कितना रख दिया, मार्क प्राइस 200 रुपये रख दिया। 20% की छूट दे दी मैंने इस पे, तो 20% की छूट इसकी कितनी होगी 40, तो 40 की छूट देने के बाद मैं इसको 160 रुपये में बेच रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज मानी है उसके हिसाब से मैं 160 रुपये में बेच रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो 1200 रुपये में बेच रहा है, तो 160 की वैल्यू कितनी है 1200। मैंने जो माना है मेरे हिसाब से 160 की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू 1200 है, तो मेरे माने हुए हिसाब से 100 की वैल्यू जो है वो एक्स है, एक्स की वैल्यू 100 है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 160 की इतनी दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, इंटू 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इससे ये खत्म, 4 चौक 16, 4 दो 8, 4 पंजे 20, तो 4 तिया 12 और 25 तिया 75, 750, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5% की रेट से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8 भाग होगा? 5% की रेट से निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका ब्याज जो है उस राशि का कितना 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। भाई अभी आपको मेरे को अभी मैं फालतू
सारी चीज़ें समझाऊंगा नहीं, अब बेसिक से ही करते हैं इसको, ठीक है। देखो एस आई बराबर क्या होता है आपको पता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है ब्याज। वो कह रहा है जो ब्याज मिलेगा वो उस राशि का 3/8वां भाग होगा। तो ये ब्याज बराबर है, राशि मैंने पी मानी है, प्रिंसिपल, उस राशि का 3/8वां भाग होगा ये ब्याज। यही तो कहना चाह रहा है ये। तो भाई ब्याज निकाल दो, तो कलर बदलते हैं, ब्लू करते हैं इसको। तो P इंटू आर कितना दे रखा है, 5 इंटू टाइम कितना है पता नहीं, टाइम बताना है, अपॉन में 100 बराबर 3P अपॉन में 8। ठीक है जी। ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 0। अब क्या करेंगे, इधर उधर करेंगे इसको, ये 20 इधर चला गया इंटू में, ठीक है। तो यहाँ से हट गया ये 20, ये 8 इधर आ गया इंटू में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8P इंटू टी। फिर से कलर बदलते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। 8P हो गया ये, और ये इंटू टी हो गया, और बराबर कितना हो गया, ये 8 यहाँ से हट गया था तो 20 तिया 60, ये 60P हो गया, ठीक है। 20 तिया 60। तो यहाँ पे टाइम निकालना है मेरे को, है ना, टाइम निकालना है ना, क्या निकालना है, कितने वर्ष में टाइम निकालना है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8P यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 8P। तो P से P कैंसिल, 8 से काटें तो कितनी बार में कटेगा ये, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पंजे 20, 2 सत्ते 14, 7.5, ऑप्शन नंबर 7.5 वर्ष मतलब 7 वर्ष 6 महीने। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। जल्दी चलते, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 8% बढ़ा दी जाए तो ब्याज इतने से बढ़ जाता है। निवेश की गई राशि बतानी है। 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की, ब्याज दर यदि 8% बढ़ा दी जाए तो ब्याज इतने रुपए से बढ़ जाता है। अगर जो भी रेट था, अगर मैंने 8% रेट बढ़ा दिया तो ब्याज इतना ज़्यादा मिलता है मेरे को। 7 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर एक साल में 8% बढ़ाता हूँ तो टोटल 7 साल में कितना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 56% एक्स्ट्रा मिलेगा ना। एक साल में मैं 8% बढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक साल में 8% एक्स्ट्रा मिल रहा है। 7 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है तो 8 सत्ते 56% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो वो बता रहा है 56% की वैल्यू ये, कि इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 56% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1% की वैल्यू अपॉन में 56 निकालना क्या है, धनराशि। तो धनराशि 100% होती है तो इंटू 100। तो 7 तिया 21, 7 8 56, 7 दूनी 14, 0, 8 चौक 32, 0, 4 के बाद 3 0, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से चलते हैं भाई। 4 दिन में अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है, मनोज 5 दिन में 10 बैग बना सकता है। अनिल और मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है। 4 दिन में 20 बैग बना रहा है तो ये एक दिन में कितने बनाएगा, 5 बैग बनाएगा, अपॉन 4। तो ये 5 दिन में 10 बैग बना रहा है तो एक दिन में 2 बैग बनाएगा, और दोनों मिलकर एक दिन में 7 बैग बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, एक व्यक्ति कुछ केले y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और y/4 प्रति केले की दर से बेचता है, प्रति दर्जन खरीदता है। तो मैं इसमें बेफिजूल में टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ केले में 12 रुपये प्रति दर्जन खरीदता हूँ, क्योंकि एक केला मैंने 1 रुपये का मान लिया। 1 रुपये का एक केला, तो 12 केले 12 रुपये के, इतने का मैंने खरीदा, तो y की वैल्यू 12 आ गई। वो कह रहा है y/4, तो 12/4 मतलब 3, प्रति केला इतने रुपए का बेचता है, तो एक केला वो 3 रुपए का बेचता है। खरीद कितने रुपए का हूँ मैं, एक केला 1 रुपए का, बेच कितने रुपए का हूँ, एक केला 3 रुपए का, तो लाभ कितना हो गया, 2 रुपए का 1 रुपए पे, तो 200% लाभ हो गया मुझे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो। किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में इतने रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, तो 21वें मैच से पहले उसका औसत कितना था। देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल बहुत बार आते हैं। देखो अगर मैंने जितने 20 मैचों में एवरेज रन था मेरा स्कोर, अगर मैं उतने ही रन मारा था 21वें मैच में, अगर मैंने उतने ही रन मारे होते जितना मेरा एवरेज था, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मान लो मेरा एवरेज 20 था और मैं यहाँ पे भी 20 रन मार देता, तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा एवरेज उतना ही रहता। मैंने यहाँ पे इतने तो रन मारे ही मारे जितना मेरा एवरेज पहले था। 21 मैच के पहले जो भी मेरा एवरेज था उतने तो मैंने मारे ही मारे रन, लेकिन उसने इतने रन एक्स्ट्रा मार दिए कि उसका एवरेज 2 बढ़ गया। तो वो इतने रन एक्स्ट्रा मार के गया कि सभी में उसने 2 2 2 2 ऐड कर दिए। 21 मैच थे तो 21 से 21 मैच में उसने अपना एवरेज 2 2 बढ़ा दिया, तो टोटल कितने रन एक्स्ट्रा मारे होंगे उसने, 21 दूनी 42। समझ पाए बात को। अगर जो एवरेज था उतने रन मारता तो एवरेज उतना ही रहता, बट उसने एवरेज से इतने ज़्यादा रन मारे
कि हर एक मैच में उसने अपने 2-2 रन जोड़ दिए। 21 मैच है टोटल, तो 21 मैच में 2-2 एवरेज बढ़ा, तो मतलब 42 उसने एक्स्ट्रा रन मारे होंगे एवरेज से। और टोटल रन कितने मारे इसने? 87, है ना। तो एवरेज से 42 रन मारे हैं एक्स्ट्रा और टोटल 87 मारे हैं, तो यहाँ कितना एवरेज रहा होगा उसका? इसमें से उसको घटाएंगे 5 और 4, तो यानी उसके एवरेज 45 होगा। और एक्स्ट्रा उसने 42 मारे हैं, तब जाके उसके 87 उसका स्कोर है उसमें फाइनल। तो पूछ रहा है 21वें मैच से पहले उसका एवरेज कितना था? 45। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैंने आपको समझा दिया। नहीं तो सिंपल क्या करते हैं, 42 में से घटाना होता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग पे आ गए हम। नमक सोडियम से रिलेटेड है, तो कार, पेट्रोल, कागज, लकड़ी, पादप वृक्ष, जल, हाइड्रोजन। नमक में सोडियम, जल में हाइड्रोजन, डी होना चाहिए इसका। ठीक है, H2 होता है ना। किसी विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को ये लिखा जाता है, सेम इज माई कंट्री ये लिखा जाता है। क्या पूछा है? कंट्री के लिए क्या लिखा जाएगा? तो कंट्री कहाँ कहाँ पे है देख लो। एक तो कंट्री यहाँ पे है, और एक कंट्री यहाँ पे है, और कहीं पे नहीं है। मेरी गर्दन दुख गई भाई, गर्दन में दर्द हो रहा है। क्या पूछा? कंट्री का कोड पूछा है, तो कंट्री यहाँ पे और यहाँ पे है। तो भाई ये माई कंट्री है ना, ये यहाँ पे भी माई कंट्री दे रखा है, तो इसका कोड क्या होगा? यहाँ 7-3 है, यहाँ पे भी 7-3 है। तो भाई अब मैं ये देखूं कि इसमें माई और कहीं पे है इसके अलावा, तो माई यहाँ पे है। माई यहाँ पे है ना, और कुछ तो नहीं यहाँ पे, कंट्री वगैरह तो नहीं है ना। इससे क्या होगा कि यहाँ पे माई है और यहाँ पे माई है, तो एक ही चीज़ कॉमन है। तो इनका कोड भी एक ही कॉमन होगा इन दोनों में। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यानी कि 3 का जो कोड है वो माई का कोड है। आप समझ पा रहे हो? माई इसमें और इसमें है, और कुछ इसमें कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो इसका मतलब यह है कि जो माई का कोड इसमें होगा और माई का कोड इसमें होगा, केवल एक ही कोड होगा जो सेम होगा इसके बराबर। तो 3 इसका इसका सेम है, इट मीन्स कि माई का कोड 3 है और कंट्री का कोड 7 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उसको पहचानना है। डेसिबल, ओम्ब्रोमीटर, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर। तो भाई ओम्ब्रोमीटर तो आई थिंक बारिश को मापने के लिए करते हैं यूज़। डेसिबल शोर को मापने के लिए। नहीं नहीं, शोर को मापने की इकाई, शोर की इकाई होती है ना, तो शायद, या तो शोर को मापने की इकाई होती है ना डेसिबल, तो ये सब मीटर मीटर है। तो ये शायद ये सब यंत्र होते होंगे, ये एक इकाई होती होगी आई थिंक, इसलिए शायद अलग हो। जितना मैं सोच पा रहा हूँ, तो शायद हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। BGL HNT। तो BGL HNT, देखो भाई क्या हो रहा है। इन सवालों में मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग में, पहले से पहले देखो पहले, और फिर पहले से लास्ट को देखो। ठीक है, तो पहले से पहले B से H पे, 2 से 8 पे, तो कितना हो रहा है? +6। ठीक है, G से N पर 7 से 14, तो 7 + 7। L से T पर, तो KL 12 से 20, मतलब +8। ठीक है, तो +6 +7 +8, इसमें भी +6 +7 +8 कर दो। तो 5 में 6 प्लस करेंगे 11 आएगा, तो 11 मतलब के, तो के केवल एक ही ऑप्शन में है पहले। बाकी सब ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, तो आगे चेक ही क्यों करना। ठीक है, बाकी आप देखो 9 में 7 जोड़ोगे 16 आएगा, पी बिल्कुल सही। जब बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बाकी मैं चेक ही क्यों करूं। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम भोले शंकर। क्या बोल रहा है ये? हाँ, क्या बोल रहा है आगे क्या आएगा? तो आगे मतलब देखते हैं, ये आगे एक शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ पे आ गया, मतलब पीछे 2 बार आ गया ऐसे। एक दो, दो पीछे आ गया, एक आगे बढ़ा, दो पीछे, एक आगे बढ़ा, दो पीछे। तो अभी एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे है इसमें, इसमें लेकिन ये ऐसे दे रखा है ना। और कोई ये रहा भाई, अभी हम गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं बिल्कुल। ये तो आकृति ही अलग दे रखी है, और मेरे को लगा यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि यहाँ तो टेढ़ा दिख रहा है ये, तो मुझे लगा कहीं गलत आकृति तो नहीं बना दी इन्होंने। तो अब देखा तो यहाँ पे है। अभी तो आकृति ही गलत थी, तो ये वाली, मुझे लगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, क्या पता इनका। बट ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, इधर वापस जाएगा एक, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अभी हम गलत आंसर टिक कर देते, क्योंकि इसमें भी इधर की साइड दिख रहा था, वो तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? B से F J N, इसमें क्या होता है, आपको ऐसे ऐसे सीरीज चेक करनी है। तो B से F, तो 2 से 6 +4,
FGHIJ, आप उंगलियों पे काउंट किया करो, देखो उंगलियों पे काउंट करो, B से CDEF +4, FGHIJ +4, JKLMN +4, N से OPQR, तो R आना चाहिए। R कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। अब देखो KJIHIJK, तो ये यहाँ से +1 हो रहा है ऐसे उल्टा उल्टा, ठीक है, तो FG, तो G आएगा R के बाद, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई इसमें? 15 दूनी 30, 2 32 दूनी 64 नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें? डिफरेंस ले लेते हैं, 15 दूनी 30 और 2 17, और इसमें क्या जोड़ा, 2 और 3 5, और 3 और 2 5, +23, इसका और इसका क्या हो गया, 30 और 53। तो मुझे तो ये सब प्राइम नंबर दिख रहे हैं, बाकी कुछ लॉजिक हो सकता है और कुछ, मेरे हिसाब से प्राइम नंबर्स हैं। एक सवाल ऐसे ही पहले भी आया था जिसमें एक छोड़ के एक प्राइम नंबर दे रखा था, 17 के बाद 19 आता है प्राइम नंबर, उसको छोड़ के 23 दे रखा है, तो 23 के बाद एक छोड़ के एक प्राइम नंबर इसने प्लस कर रखा होगा आई थिंक। तो 23 के बाद क्या आता है, 24 25 26 27 28 29 आता है, और 29 के बाद 31, तो एक छोड़ के एक प्लस किया है, तो इसमें 31 प्लस करना चाहिए। फिर कितना हो गया, 6 और 8, 86, ऑप्शन नंबर C। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता ये ना हो। तो 86 में 31 के बाद क्या आता है, 32 33 34 35 36 37 आता है, और 37 के बाद चल 41 आता है, तो इसमें 86 में 41 प्लस करना चाहिए, 6 7 8 4 12 127, बिल्कुल सही है। एक छोड़ के एक प्राइम नंबर इसने प्लस कर रखा है। देखो ये देखते ही कैसे पता चल गया मेरे को, ये देख के इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो देख के पता लगने लगता है। ये प्रैक्टिस है आपकी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप तुरंत लॉजिक देख पाओगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसमें बताना है क्या। इसमें एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई इन छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या ही बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। तो 14, 7 7 14 प्लस करके 14 आ रहा है, 12 5 17, ये तो बहुत ईजी सवाल दे दिया इन्होंने। 7 7 14 8 4 12 5 17, तो 9 6 15 4 19 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। इन सबको सम करके नीचे दे रखा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग, ऑड वन आउट छांटना है। तो इसमें मैंने आपको बोला है सबसे पहले आप लास्ट पेयर को चेक करो, इनका डिफरेंस चेक किया करो, मोस्टली 99% आंसर यहीं से आ जाता है। ठीक है, बाकी नहीं आता तो फिर एक्स्ट्रा देखेंगे जो भी है। तो F से W, तो 6 से 23, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा। G से K, 7 4 11, 4 का डिफरेंस। L, तो KL 12 से 25, इसका भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इनका डिफरेंस का लॉजिक है क्या कुछ, नहीं, RMNOPQR, +4 और +17, यहाँ +4 है और यहाँ +13 है, तो इसका तो लॉजिक कुछ नहीं लग रहा। अपोजिट का लॉजिक है क्या, नहीं, नहीं अपोजिट का भी लॉजिक नहीं है। तो अब भाई इसमें समय खराब मत करो, जैसे ही आपको दिख गया कि लॉजिक नहीं है, आगे का देख लो एक बार। Q से F पे है क्या कुछ, F17, Q6, D4 7, ML, +1 3, और यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा भाई। इनकी एज इट इज़ वैल्यू रख के उसमें देखने की कोशिश करो। Q की वैल्यू 17, F की 6, W की 23, D की वैल्यू 4, G की 7, K की 11, M 13, KL 12, Y 25। ठीक है जी, 5 14 और 18। अब इनमें या तो इनको प्लस करके कुछ दे रखा होगा, अलग अलग बन रहा होगा, या 3 का सेम होगा बाकी एक का अलग, या फिर ऑड इवन कुछ सीन है क्या इनका। 7 4 11, 13 12 25, 15 4 18, 17 6 23, बिल्कुल सही। इन तीनों का सम सेम है, इसका अलग दे रखा है सम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर D अलग अलग है इसमें। ठीक है जी, इन दो को प्लस करके ये आ रहा है, इन दो को प्लस करके ये, इन दो को प्लस करके ये, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। जब आपको लगता है कि आपको नहीं डिफरेंस दिख रहा, तो सीधा इस तरीके से उनके नंबर्स लिख के आप उसको देखें, टाइम खराब ना करें। ठीक है जी, चलिए। राम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, सॉरी, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मैं यहाँ से बिंदु से उत्तर की ओर चल रहा हूँ, आपको पता है ऊपर उत्तर होता है, सीधा की तरफ ईस्ट होता है, ये याद रखना है। ठीक है,
तो ये 6 किलोमीटर चला यहाँ से यहाँ तक। वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, तो मैंने पूर्व की ओर मुड़ गया और 8 किलोमीटर चलने लगा। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो दक्षिण की ओर मुड़ा मैं और 4 किलोमीटर, इससे नीचे नहीं जाना क्योंकि ये तो 6 है, तो इससे कम यहाँ तक रहना है बस। ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर 4 4 किलोमीटर चला। वह पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, तो पश्चिम इधर की साइड होगा, तो यहाँ से 6 किलोमीटर यहीं रुक जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 8 है, तो 8 से कम चलेगा ना 6 में। 6 चला। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इनके बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। काफ़ी टाइम है वैसे तो, बट लेट्स सी। RST+2 EFGHIJ KLM नहीं हो रहा, -5 हो सकता है। G से -5, A से G+6, STU+2। कोई लॉजिक दिख रहा है क्या इसमें? कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा, प्लस माइनस हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना। एक बार लास्ट वाले से चेक करते हैं। RST, एक सेकेंड, +2 -5 +6, तो फिर +2 आ गया। एक बार आगे देखते हैं इसमें क्या है। RST+2 Z-5 +6 +2, आगे क्या हो गए? 4 हो गए ना हमारे, NO से J पे, तो JKLMNO -5। ये मुझे लग रहा है 3 3 का पेयर बना दिया इसने, बहुत सही। N से T पे जाएंगे तो क्या होगा? N14 है और T20 है, बहुत सही। +6 हो गया, बेहतरीन। बहुत अच्छा लॉजिक है। अब मैं 3 को देख के ना हट रहा था, बट जैसे ही मेरा ध्यान गया ना 2 पे, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ शायद ये ऐसे हो सकता है, इसलिए मैंने देखा, नहीं तो मैं इसको हटा के अभी फर्स्ट से लास्ट का चेक करने वाला था। खैर मुझे मिल गया। +2 -5 +6, तो +2 करेंगे P में, तो PQR, तो R से शुरू होने वाला होना चाहिए, सब में R से शुरू हो रहा है। U से -5, देखो -5 करना बेकार है क्योंकि सब में PP है। ठीक है, बाकी आप कर भी सकते हो। यू से -5 करोगे तो कितना होगा? यू की वैल्यू क्या होती है? TU 21, 21 में 5 गया 16, 16 की वैल्यू होती है P। ठीक है। उसके बाद N से +6, मतलब 14 में +6 किया, T आएगा। तो तीसरे नंबर पे T यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे T है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बाकी चेक चेक ही नहीं करना कुछ, जब दिख गया तो एक ही में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई? ये क्या हो गया, ये सवाल में रह गया क्या कुछ ऊपर नीचे? इनका वो कहाँ है? इक्वेशन नहीं दे रखी क्या इनकी? A से D का क्या संबंध है? इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी ना ऊपर नीचे, क्वेश्चन अधूरा है क्या? A B की मात्रा है 20, अच्छा 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 अच्छा। अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई अरे भाई, ये मेरा माउस खराब हो रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए माफ करिएगा मुझे। इसने ये संबंध ही दे दिया डायरेक्ट, इसने संबंध दे दिया डायरेक्ट, और ये कनेक्शन पूछ लिया A का D से। ठीक है, मेरे को लगा इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी। A B की माता है, तो A जो है वो माता है किसकी? B की। ठीक है जी, A माता है, माइनस लगा दिया। B C का पति है, तो B जो है वो पति है, और किसका? C का। क्या बात है, आज सुकून मिला थोड़ा। डे डेली पति को C बनाते हैं, आज इन्होंने पत्नी को C बताया। बताओ कोई बात है ये? आज सही किया। खैर मजाक कर रहा हूँ, इसको दिल पे ना ले। क्या बोला इसने? B C का पति है, ठीक है। D C का ससुर है, तो C का ससुर मतलब इनके पति की माता का पति होगा ना, तो D जो है वो इनका ससुर है। ठीक है। A का D से क्या कनेक्शन है? तो A जो है वो D से किस प्रकार से संबंधित है? A जो है वो D की पत्नी है भाई, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्या है इस सवाल में? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? प्लस और माइनस, दो को आपस में बदलना है, प्लस और माइनस को। ठीक है जी। चलिए इसमें बदलते हैं, तो इंटू कर दो, 11 या 33, प्लस की जगह -5, माइनस की जगह +2, तो कितना हो गया? 35 में से 5 या 30, तो यहाँ गलत है ये। यहाँ प्लस माइनस चेंज करना है, तो 9 -16 प्लस 11 दूआ 22, ये कितना हो गया? 22 8 30 और एक 31 में से 16 गया, 30 बचना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना बचा भाई? सॉरी, 13 प्लस 14 तिया 42, -7 बराबर 48 है क्या?
7 6 42, तो यहाँ 35 बचा। तो 5 3 8, 3 1 4, ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाई करता है बस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? 225, 210, 324, ये स्क्वायर दिख रहे हैं दोनों? बिल्कुल स्क्वायर दिख रहे हैं। ये 15 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 210 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का मल्टीपल है क्या, एक बार चेक करें। 15 से डिवाइड करें तो 15 एकम 15, 6 का 15 चौका 60, बिल्कुल। यहाँ 15 का स्क्वायर है तो आगे 15 की गुणा 14, मतलब एक कम से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये 18 का स्क्वायर है तो 18 की गुणा एक कम से करनी चाहिए। तो 17 8 136, 13, 17 एकम 17, 3 20 और 10 30, तो 306, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गलती तो नहीं हुई? बाकी भाई देखो, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है? तो हर किसी से हो जाती है मिस्टेक, तो बाद में देख लेंगे, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ सही ही है, तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, कमल सारिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है। कमल सारिका से उत्तर पश्चिम में है, तो सारिका यहाँ बैठी है, तो ये हो गया नॉर्थ उत्तर, और ये पश्चिम। तो कमल जो है सारिका से उत्तर पश्चिम में यहाँ पे है 82 मीटर। ठीक है जी। ठीक है। यदि मुरली सारिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में है, सारिका यहाँ पे है तो उत्तर पूर्व में यहाँ पे है मुरली 82 मीटर। यहाँ पे कौन था? कमल, और यहाँ पे है मुरली। ठीक है। तो मुरली कमल से किस दिशा में है? तो कमल से कौन सी दिशा हुई मुरली की? ईस्ट हुई ना यहाँ पे, पूर्व हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ लिया इसने? अरे यार, वर्ग वगैरह क्यों पूछते हो भाई, टाइम खराब होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दी गई आकृति में वर्ग देखने हैं, तो भाई पहले एक बार बड़े वाले को देखा मैंने, बड़ा वाला ये 1 है। ठीक है, इसके अंदर देखो अब, ये वाला 2, और इसके अंदर एक ये 3। ठीक है, ये वाला 3 हो गए। ठीक है, एक ये 4, और एक ये वाला 5, और एक इसके अंदर ये वाला 6, 6 हो गए। एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये वाला बाहर वाला 12, और एक ये वाला 13। तो 13 से ज़्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 13 ही करेक्ट होगा। इससे ज़्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, बाकी अगर गलत काउंट कर दिए होंगे तो देख लेंगे भाई। इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। चलिए, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो 1 2 3 फ्राइडे, तो 10 तारीख को फ्राइडे होगा। ये 1 2 3 दिन पहले पड़ता है 7वां दिन, तो 7th डे जो है फ्राइडे से 3 दिन पहले है, तो फ्राइडे को 10 तारीख है। ठीक है, 10वां दिन है। तो पूछ रहा है महीने के 20वें दिन पे कौन सा दिन होगा। सही किया ना मैंने? यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले 1 2 3 7वां दिन है, बिल्कुल ठीक है। और फ्राइडे को 10 हो गया, तो 20वें दिन क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो भाई फ्राइडे अगर 10 तारीख को है, तो 17 तारीख को भी फ्राइडे होगा। ठीक है, 18 को सैटरडे, 19 को संडे, 20 को मंडे। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, मंडे होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई, ये क्वेश्चन क्या है? कथन और तर्क। यार ये वाले सवाल थोड़ा सा रेलवे वाले थोड़ा दिक्कत करते हैं, ये वाला सवाल। दिक्कत इसलिए क्योंकि इनका जो आंसर वो मानेंगे वही सही है ना? लेट्स सी, देखते हैं। क्या देश के सभी प्रबंधन संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लेना चाहिए? जितने भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले ले क्या? इसके जो तर्क हैं वो क्या होने चाहिए, फैक्ट क्या है? ऐसा किया जाना चाहिए किस आधार पर? नहीं, ऐसे संस्थानों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए भाई। सरकार के पास संसाधन नहीं है, क्यों चला सकते हैं सरकार इंस्टीट्यूशंस? क्यों सरकार के पास संसाधन ही नहीं है? मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो सरकार चला सकती है, वो तो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं ना। तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। नहीं, प्रत्येक संस्थान को स्वयं कार्य करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। ये हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इससे सभी छात्र मानकीकृत शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अगर गवर्नमेंट
के कंट्रोल में आ जाएगा तो मानकीकृत शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे सभी लोग। तो मतलब प्राइवेट लोग शिक्षा मानकीकृत नहीं दे रहे, मतलब मानकों पे आधारित शिक्षा नहीं चल रही है क्या देश में? तो गलत होना चाहिए ना। सरकार ने मानक तय किए हुए हैं, तो सरकार उसी के आधार पर, जो मानक तय किए हैं उसी के आधार पर तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन देते हैं ना भाई। अगर ऐसा हो रहा है कि मानकों के आधार पर नहीं दी जा रही एजुकेशन, तो देश के लिए गलत बात है ये। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। हाँ, केवल तभी शिक्षा की गुणवत्ता, केवल तभी, ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल तभी, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना। केवल वाले गलत होते हैं, ये वाला कंक्लूजन गलत। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट 3 और 4 तो गलत होना चाहिए। अरे यार, ऑप्शन ही ढक गया इसका, ऑप्शन ही आ गए। तो हमने क्या माना था इसका ऑप्शन? अरे भाई क्या हो गया? हम्म। तो फर्स्ट वाला हमने गलत मान लिया था, सेकंड वाला हमारे हिसाब से सही हो सकता है, थर्ड गलत हुआ था, और फोर्थ भी गलत हुआ था। तो देखो, फोर्थ में तो 100% श्योर है कि गलत होना चाहिए, तो सभी प्रबल हैं, ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ है किसी में, और किसी में फोर्थ नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाले में भी श्योर हूँ कि फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट इन दोनों में है तो कोई भी प्रबल नहीं है, लेकिन ये वाला तो लग रहा है सेकंड वाला। तो ये भी नहीं लग रहे, तो फर्स्ट थर्ड भी मेरे हिसाब से तो भाई, जब फर्स्ट नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। बाकी लेट्स, है ना, गलत होगा तो देख लेंगे, इसको टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना। बहुत सारे सवाल रह रहे हैं अभी। इसने क्या बोला है भाई, नीचे दी गई आकृति में कौन सा भाग, ये वाला भाग किस में है आकृति में? इसमें दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है क्या? ये रहा ये। और क्या है, एक ऐसे है एक ऐसे है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ जा भाई, ये हमारा थोड़ा सा ना पीसी ही दिक्कत कर रहा है, इसलिए आज मैंने इसको फायर बॉक्स उसमें लगाया, लेकिन कोई नहीं, चलो। क्या है सवाल, ये बोल रहा है कौन सा बॉक्स बन सकता है पेपर को मोड़ने पर? देखो भाई, इसकी एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि इसको जब मोड़ते हैं, पहली बात तो इसमें एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, ये छोड़ के एक अपोजिट, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये होगा। जब भी इसको मोड़कर हम ये बॉक्स बनाते हैं, पासा बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, तो ये डाइस बनाते हैं, तो ये जो भी अपोजिट वाले होते हैं ना, इस पे एक साथ नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक साथ सरफेस पे अपोजिट वाले नहीं दिखते, डास से कह रहा हूँ, पाइस से डाइस में, पासे में। ठीक है, जैसे मैंने देखा एट द रेट है, एट द रेट के अपोजिट क्या है? प्लस। तो वो इसके साथ नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं बन सकता। मैंने कहा ये हैशटैग पकड़ा मैंने, हैशटैग के अपोजिट क्या है? 6, 6 इसमें दिख रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें 4 है, 4 के अपोजिट क्या है? परसेंटेज, इसमें एक साथ दे रखा है, ये भी नहीं बन सकता। ये वाले सवाल आपको एलिमिनेशन से ही जल्दी करने हैं, ठीक है। तो एक ही बचा वो हो सकता है, इसमें देखो 6, 4 प्लस, ये तीनों एक साथ ही दे रखे हैं, सिंपल। ठीक है, तो इन सवालों को आपको एलिमिनेशन से करना होता है। कौन सा आंसर था? डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है। सी का बी सी HISTXY, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्लस चल रहा है 1, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। -1 हो रहा है बेसिकली, यहाँ से है -1, तो सी -1 बी होगा। बी सभी में है नहीं, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ए का -1 जेड होगा, तो जेड केवल इसमें है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब चीज़ें आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम खराब मत करो। ठीक है जी, चलिए। ये इक्वेशन है, एस का यू से क्या संबंध है? एस यहाँ पे, यू यहाँ पे, तो आर को भूल जाओ। ठीक है, एस और यू का कनेक्शन बताना है। तो चलिए भाई, क्या बोला? एस इंटू टी, तो एस इंटू टी का मतलब है ए इंटू बी, का मतलब ए बी का भाई है, तो एस भाई है टी का। ठीक है जी, चलिए। टी माइनस वी, ए माइनस वी बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो टी बहन है बी की, मतलब वी की। ठीक है जी। वी डिवाइडेड बाई यू, तो वी डिवाइडेड बाई यू का मतलब होता है ए बी की बेटी है, तो वी जो है वो बेटी है किसकी? यू की। ठीक है, ए बी की बेटी है। ठीक है जी। पूछा कि एस का यू से क्या संबंध है? एस का संबंध बताना यू से, तो यू से एस किस प्रकार संबंधित है? तो ये बेटा है, लड़का है, तो बेटा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या दिक्कत है इसमें? बेटा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़ते हैं भाई आगे, टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। क्या बोला है?
11 इनका साइन चेंज करना है ना। प्लस का मतलब ये सब है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है इंटू 42, और इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड। तो अपॉन में डिवाइड, डिवाइड के डिवाइड में 6 आ गया। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब प्लस 69 आ गया। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब -27 आ गया। तो 7 6 7 42 77 प्लस 69 -27। तो 77 में 27 गए, कितने बचे, 50। और ये गए 6 5 11 और 9 119। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा भाई, आजा आजा। हम्म, स्नातक शिक्षक और साक्षर, स्नातक शिक्षक और साक्षर, ग्रेजुएट शिक्षक और साक्षर। पहली बात तो दोनों ग्रेजुएट और शिक्षक जो है वो लिटरेट होंगे, साक्षर होने चाहिए। तो ये दोनों एक के अंदर आने चाहिए। तो इसके अंदर है, दोनों एक के अंदर, इसमें भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें आ रहे हैं, तो शायद ये हो। बाकी स्नातक और शिक्षक, सारे शिक्षक स्नातक होंगे क्या? नहीं यार, ये तो ज़रूरी नहीं है। जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो ग्रेजुएट थोड़ी होते हैं, वो तो डिप्लोमा के आधार पे होते हैं ना। तो कुछ हो सकता है कि कुछ शिक्षक ग्रेजुएट हों और कुछ ग्रेजुएट शिक्षक हों, तो मेरे हिसाब से यही ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। चलिए बाकी देख लेंगे भाई, जो भी गलत होगा ना बाद में देख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही सही लगाया आंसर, ठीक है जी। चलिए सिलोजी, सिलोजी, सिलोज्म के क्वेश्चंस आ गए। कोई भी बोतल कलम नहीं है, बिल्कुल भाई, बोतल कलम नहीं है। अगर बोतल कलम हो गई तो कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, बोतल कलम नहीं है। सभी जग बोतल हैं, तो सभी जग बोतल के अंदर आते हैं, बिल्कुल जी। ठीक है जी। कुछ जग कलम है, ये कंक्लूजन से, कुछ जग कलम है, जग और कलम डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कोई भी जग कलम नहीं है, तो जग कलम नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब इसके अंदर ही आने की इजाजत नहीं है इसको, के को दरवाजा बंद है तो जे तक कैसे आ जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी, कोई भी, ये क्या है, बी क्या है, कोई भी, हाँ, कोई भी बोतल जब कलम नहीं है तो जग भी कलम नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि बोतल के अंदर है ना ये। तो ये बिल्कुल सही है। कुछ बोतलें जग हैं, तो कुछ बोतल जग हैं, बिल्कुल बोतल के अंदर जग हैं, तो ये तीसरा भी सही है। ठीक है जी। बी और सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड थर्ड का है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पार्क को ये लिखा गया है, इसको ये पी का मतलब होता है 16। तो 16 का 3 से कैसे कनेक्शन है? नहीं, अपोजिट भी नहीं है, 7 भी नहीं है। एक बार लास्ट से देखते हैं 16 का है क्या। 16 का 7 होना चाहिए, नहीं है। अपोजिट भी नहीं है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्या। आर का भी नहीं है। एक बार रेंडमली क्लिक करा करो कि भाई इसका है क्या, कुछ देखें एक बार, नहीं तो फिर वॉवेल वगैरह का भी सीन नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। एक बार एक रेंडमली चेक करते, पी का 3 दे रखा है यहाँ पे। इन दोनों में चेक करते हैं, क्रॉस चेक। ए का कितना है, 7 है, तो ए का 7 है क्या? ए का 7 है, बिल्कुल है। और कुछ है क्या इसमें? आर है, आर का 4 है, आर का 4 है, बिल्कुल सही। तो इसको रेंडमली ही इन्होंने दे दिया है, कोई लॉजिक नहीं बनाया। ठीक है जी। तो सी, सी सी कहाँ पे, सी यहाँ पे, सी का 6, तो सी का 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए का क्या है, सॉरी, ए का क्या है, 7, तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आर कहाँ पे, आर यहाँ पे, तो आर का क्या है, 4, तो आर का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लो, ई का क्या है, ई का क्या है, 2, तो 2 भी दे रखा है। ठीक है। इस तरह के सवालों में टाइम खराब नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि रैंडमली एक बार चेक जरूर करना है इसको कि भाई रैंडमली दे रखा है ना, चेक जरूर करना है आपको, ठीक है, शुरुआत में इस तरीके से। 19 दूनी 38 -1 लग रहा है। 15 दूनी 30 -1, बिल्कुल। 37 दूनी 74 -2। 29 दूनी 58 -2, बिल्कुल। इंटू 2 -1 इंटू 2 -2। 11 दूनी 22 -1, ठीक है। 21 दूनी 42 -2, बिल्कुल ठीक है, ये तो लॉजिक लग गया। 16 दूनी 32 -1 नहीं हो सकता। 18 दूनी 36 -1, ये सब चेक ही क्यों करना जब मेरे को दिख गया कि पहला वाला ही ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा भाई जल्दी आजा, टाइम खराब हो रहा है। कागज को टुकड़े को मोड़ा जाता है, ये सब टुकड़े वाले सवाल। देखो ये इधर मुड़ रहा है, तो जब ये ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए, पहली बात तो ये। इस एलिमेंट से चेक करो पहले, अपोजिट इसमें नहीं है, इसमें अपोजिट नहीं है,
इसमें अपोजिट है, इसमें अपोजिट है। बाकी 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 क्या होगा, ये ऐसे खुलेगा तो भी मिरर इमेज बनेगी, तो ये ऐसे ही बनेगा ऐसे। तो ऐसे इसमें नहीं दे रखा, इसमें है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप एलिमिनेशन से इन सवालों का आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से, टाइम खराब हो रहा है भाई। सही विकल्प चयन करना है। देखो डिक्शनरी के क्वेश्चंस ऑप्शन से करते हैं, या तो पहले एक होगा या पाँच होगा या तीन होगा। तो एक पाँच तीन में से पहले क्या होगा, एक तीन और पाँच, इनमें से देखो पहले क्या आएगा, डी ई डी ई डी सी, डी ई सी, यहाँ पे डी सी, यहाँ डी सी, यहाँ डी सी, एल आई ओ। तो एल आई ओ में से पहले क्या आता है, आई, आई जे के एल एम एन ओ। तो तीन पहले आना चाहिए, तो तीन इसमें ऑप्शन में पहले खत्म काम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। 12th क्लास में 39 छात्र हैं, ऑडिटोरियम में एक पंक्ति में बैठे हैं। रोशन शुरुआत से 12वें स्थान पे है, तो अंत से बताना है। तो यहाँ से गिनना शुरू करूंगा तो इसके आगे 11 बच्चे और बैठे हैं, तो टोटल 39 हैं। तो 39 में से 11 घटाऊं कितना बचेगा, 8 और 2 28। समझ पा रहे हो, टोटल 39 हैं, और ये इस वाले स्थान पे बैठा है, इसके आगे 11 और हैं। तो इनमें 11 जोड़ने पर 39 आना चाहिए, तो 28 हो सकता है बस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल जा भाई जल्दी चल जा, टाइम खराब हो रहा है वैसे ही। यहाँ पे क्या आएगा, तो पहली बात तो क्या देख सकता हूँ मैं, ये ऐसे सर्कल से छू रहा है, तो सर्कल से छूता हुआ ये तो नहीं छू रहा ना, अंदर वाली सर्कल से छूना है, ये छू रहा है, ये हो सकता है, ये छू रहा है, ये हो सकता है। ये तो उल्टा ही दे दिया, ऐसे बनना चाहिए ना, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से अब देखना क्या है भाई, ऐसे ऐसे, तो दो ऐसे ऐसे बनने चाहिए, इसमें एक बन रहा है, इसमें दो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जा भाई, ये तो एक तो इसमें भी टाइम खराब करता है, अरे यार। छह दर्जी हैं, केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज है, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से बना लो। तो एक दो तीन चार पाँच छः, बोल क्या रहा है, चारों तरफ बैठे हैं। G6 G3 के बाईं ओर से दूसरा है, तो G3 के बाईं ओर से दूसरा, तो यहाँ हो गया G6। G2 G1 के दाईं ओर से दूसरा है, G2 G1 का कुछ नहीं दे रखा। G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है, G6 के तुरंत बाईं ओर G5 है। अब क्या बचा इसमें, और कुछ रह गया था क्या, ये है। G2 G1 के दाईं ओर से दूसरा है, अगर G1 यहाँ बैठा होता तो जीवन के दाईं ओर से, जीवन के दाईं ओर से दूसरा यहाँ होता है G2। बिल्कुल हो सकता है, अगर जीवन यहाँ बैठा होता तो G2 यहाँ नहीं आ सकता, जीवन यहाँ, G2 यहाँ नहीं आ सकता, तो जीवन यहाँ बैठा होगा और G2 यहाँ बैठा होगा। पूछा क्या है, G3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान, G3 के यहाँ पे, G3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे जो नहीं बैठा वही आएगा। तो 1 बैठ गया, 2 3 5 6 4, 4 नहीं बैठा तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में ना वही पूछता है जो नहीं बैठा होता, तो इस तरीके से अगर टाइम कम हो और तुक्का लगाना हो तो वो लगा देना जो नहीं बैठा, जिसको नहीं बिठाया, ठीक है। ये तो तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, 7 1 के बाएं से दाईं और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित कौन सा रहेगा, तो 8 3 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अरेंज कर दिया हमने बाईं से दाईं और, ठीक है। अपरिवर्तित ये वाला है, और कोई सा नहीं दिख रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो अपरिवर्तित है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई इसमें, यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा बाएं से 8वें स्थान पर आएगा। संख्या को हटाना है तो काउंट करते वक्त हटाते चले जाओ ना, जैसे मैंने इसको हटा दिया, 8वें नंबर पे देखना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हटा दिया, 5 6 7 8, तो ये आएगा 8वें नंबर पे। दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, उसको काउंट करते वक्त ही हटाते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के वजन है भाई, देखो इसमें से डी ए और ई से अधिक वजन है, तो डी का वजन ए और ई से अधिक है, ठीक है। जबकि बी सी और ई से कम वजन का है, तो सी और ई से कम, तो ई और सी यहाँ कहीं होगा, तो इससे कम है बी का वजन। बी का वजन सी से कम है। सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक तो भाई डी का ही दिख रहा है, और कुछ तो नहीं बोला ना इसने, डी ए और ई से अधिक है, ठीक है। बी सी ई से कम है, सी ई से कम बी का है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी का ही सबसे अधिक वजन इसमें दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीएस आ गई। टाइम बहुत खराब हो गया हमारा समझाते समझाते में। आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है, आई एम नॉट श्योर, ये मुझे पता नहीं है। पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु, पंचायत का सदस्य होने के लिए चाहिए भाई 21 वर्ष, और ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, उसका नाम था कोलंबिया, ये तो सभी को पता होगा। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को क्या कहा जाता है, गुजरात से रिलेटेड इसमें से कोई नाम
तो नहीं दिख रहा, नेक्स्ट देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको, है ना। आईपीएल में क्या है, खिलाड़ी नाम में IPL सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बना है 2025 में? भाई बने हैं अपने ऋषभ पंत साहब, जिनको 27 करोड़ में किसने खरीदा है? शायद लखनऊ ने खरीदा है। कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? भाई वो देते हैं राष्ट्रपति, और इनको सलामी दी जाती है तोपों की। ठीक है जी। यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो वो थे हमारे टेगविली हैं। ठीक है जी। 55-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 55-56 में ये बहुत फेमस क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू जो थे संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट और स्लिप गली। अबे यार ये क्वेश्चन ही पूछोगे क्या? क्रिकेट के भी पूछोगे क्या हमसे? अब क्रिकेट के भी पूछोगे क्या हमसे? अब कौन सा भारतीय राज्य 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब नेफा, तो नेफा के रूप में जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, है ना। बाद में ये यूटी बन गया था फिर राज्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, पता नहीं भाई, ये मेरे को करंट अफेयर के बिल्कुल नहीं पता। नाट्य शास्त्र लिखा था भाई भरत मुनि साहब ने। 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप, संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। न्यायाधीश के वेतन में संशोधन, ऐसा कुछ पता नहीं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था, बिल्कुल सही। ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। मौलिक अधिकार से हटा के इसको 300A में शामिल कर दिया गया है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है जी। 62 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? BC रॉय पुरस्कार के बारे में नहीं पता। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। जितने भी स्किल डेवलपमेंट जो मिशन थे ना स्किल से रिलेटेड, वो शायद 2015 के आसपास ही शुरू किए गए थे, तो इसका शायद ही हो, देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालयों को मंजूरी दी है? नए ग्राम परिषद किस में बनाए गए होंगे भाई, देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको, है ना। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने नालंदा में बौद्ध बौद्ध कह रहा हूँ बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया, नालंदा में कौन आया था भाई? ये आया था, दो आए थे ना चीनी, फाइयान और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, जिसने नालंदा में वो की थी पढ़ाई। देशी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिट्टन ने लगाया था, रिप्पन ने हटाया था? या रिप्पन ने लगाया था, लिट्टन ने हटाया था? लिट्टन ने लगाया था, रिप्पन ने हटाया था। 78 में लगाया था, 82 में हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी भाई? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान भाषा का एक प्रमुख कार्यक्रम है, डैश आयु के वर्ग को बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कितने को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। डायरेक्ट एक्शन डे, ये भाई मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये शायद 1946 में 16 अगस्त के आसपास आई थिंक। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है वाहन में? तो पीछे की साइड कौन सा लगाया था? उठा हुआ, उठा हुआ मतलब कॉन्वेक्स, उत्तल। संयुक्त अभ्यास सिनवैक्स के पहले संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई थी भाई? ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। संक्षारण जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किस प्रकार के लेपन में किस धातु को? लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए जिंक का लेपन किया जाता है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में सरकारी आयोग का गठन, सरकारी आयोग बनाया था भाई 93 83 में बनाया था, 1983 में। प्रमुख जल संधि का नाम बताइए जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि नहीं हो सकती। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ता है, ये भी शायद नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक, हाँ इन दोनों में से एक आई थिंक इंग्लिश चैनल और उत्तर, ए लगा देते हैं, आई एम नॉट श्योर बट लगा देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रह प्रणाली मध्य प्रदेश की है, इनमें से बंधीस और कूल होती है ये हिमाचल प्रदेश की। ये आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ा होगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये ऊपर उठ जा। 29 क्वेश्चन छूट गया भाई, जल्दी आ जा। यूनेप चैंपियन ऑफ, अरे मुझे नहीं पता करंट अफेयर भाई। किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट था भाई 73-74 का। और ये पेश किसने किया था? जसवंत राव थे शायद। उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील थी भाई हमारी लोनार झील, महाराष्ट्र, जो जिसका पानी पिंक हो गया था, न्यूज़ में रही थी। किस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है भाई? गुजरात। विटामिन रक्त के थक्के जमाने वाला है, विटामिन के, ऑलरेडी 2-3 मॉक में आ चुका है।
महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया डब्ल्यूटीओ का नहीं पता। 2011 के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो तो केरल में। अब ग्रामीण और शहरी का ऐसे मुझे पता नहीं है, बाकी देख लेते हैं क्या रहेगा, है ना। महावीर जैन धर्म के कौन से थे? जैन धर्म के 24वें थे, 23वें थे पार्श्वनाथ, पहले थे ऋषभदेव। सबसे व्यस्त बंदरगाह, भाई नहीं पता, इसके बारे में सुना है बट लेट्स सी, आगे देखते हैं। आरबीआई का प्रतीक है, आरबीआई का प्रतीक ताड़ के पेड़ के साथ बंगाल टाइगर है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको दिखाया भी है। जी। ई मार्केट प्लस प्रणाली को पूरी तरीके से राज्य, जो पहला राज्य बन गया वो तो मैंने पढ़ा था, ये था यूपी, तो न्यूज़ में रहा था। सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। नेक्स्ट हो जा, समर्थन करने केसीसी जारी, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने के लिए क्या, मुझे पता नहीं इसके बारे में। प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया, गोदान गबन निर्मला। दीपशिखा महादेवी वर्मा ने लिखा है। काव्य संग्रह इनका। उड़ीसा राज्य कौन सा त्योहार मनाता है? उड़ीसा। समुद्री इतिहास को स्मरण करने के लिए रथ यात्रा, छठ पूजा नहीं हो सकता, ये जगन्नाथ का ये हो सकता है शायद। लेट्स सी क्या होता है। अंडर 19 एशिया कप जीता है भाई बांग्लादेश ने भारत को हरा के। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। एन राजन किससे, पता नहीं। भारी उद्योग वाला था भाई, भारी उद्योग सेकंड पंचवर्षीय योजना। कर्नाटक संघ, नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट। अरे सेव हो जा भाई, सेव हो जा। ये क्या हो गया? टाइम का इशू पड़ जाता है, समझाते समझाते ना थोड़ा टाइम का इशू पड़ जाता है। एज सच पेपर इतना लेंदी भी नहीं था, बट वो बाकी समय हम गेस कर सकते थे, 1-2 मार्क्स और थोड़ा एक्स्ट्रा आ सकते थे, थोड़ा समझाते समझाते टाइम का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है। बाकी टाइम का इशू नहीं कहूँगा मैं इसमें कि टाइम का कुछ इशू था। कुछ सवालों में थोड़ा समझाते समझाते 2-3 तरीके और वो सब। अरे भाई चल जा मेरे दोस्त, चल जा। चल जा भाई। एग्जिट फुल स्क्रीन, ये तो हमारी ब्लैंक हो गई। आ गया भाई, आजा आजा आजा। नहीं आ रही। ये भाई हमारे पीसी में थोड़ा दिक्कत हो रही है, या फिर वाईफाई कुछ दिक्कत कर रहा है। समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ पर है। चल जा भाई, चल जा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं दोबारा से। आ गया। इसमें हमारे मार्क्स आए हैं भाई टोटल 105.34, अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है मार्क्स। बाकी इसमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते थे। इनकरेक्ट हमारे 2-2 हैं, मतलब 2-2 कह रहा हूँ, 2 हैं इनकरेक्ट, जिसमें से हमारे, अरे यार भाई चल जा सही से। एक हमारा रीजनिंग में भी गलत हुआ है भाई, तो लेट्स सी रीजनिंग में कौन सा गलत हुआ है। और एक हमारा जीके जीएस में गलत हुआ है, हालांकि हमने वही अटेम्प्ट किए हैं जो हमें 100%, जिसमें हम श्योर थे। अरे भाई क्या हो रहा है ये मेरे वाईफाई में दिक्कत हो रहा है भाई, थोड़ा नेटवर्क में, तो थोड़ा इसको काट के दोबारा करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, थोड़ा सा ना हमारा वाईफाई में इशू है, नेटवर्क का इशू है। अरे भाई मैच भी शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान का, और मैं इसमें लगा पड़ा हूँ, जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसको। आजा भाई आजा दोबारा। ये इनकी वेबसाइट का तो नहीं है इशू, शायद ये मेरा ही है इशू इसका। ठीक है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ भाई, क्या था ये, इसको हटा के दोबारा से आपके सामने आता हूँ। सो भाई हमारा थोड़ा वाईफाई में इशू है, तो अभी कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो इस वजह से ये साइड थोड़ा चल नहीं रही थी। तो फाइनली हमने स्कोर किया है 105, और इसमें गलत सही का अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बाकी हम देख लेंगे हमारे 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं। देखो, ये है हमारा ओवरऑल, और ये है हमारी रैंक। ठीक है जी, तो इसमें गलत हमारे हुए हैं, ये हमारा सेक्शन वाइज स्कोर है, तो इसमें हमारे जो गलत हुए हैं वो हुए हैं, एक हुआ हमारा रीजनिंग में गलत, और एक हुआ हमारा जीएस में गलत। ठीक है, तो देख लेंगे कौन से गलत हुए हैं। रीजनिंग में गलत होना तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा गलत हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आज का परफॉर्मेंस रहा है, जिससे मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट मैं उस तरीके से अभी नहीं कर पाया, कि मैं समझाते समझाते आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया। ठीक है, तो वो चीज़ का मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए था,
तो टाइम कम होने की वजह से पूरा जीएस केवल 7 मिनट में हमने ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के सॉल्व किया। वो तो जो आते थे डायरेक्ट हमने किए। शायद अभी गेस करते थोड़ा सा तो एक दो क्वेश्चन और हम कर पाते गेस करके। ठीक है, बाकी लेट्स सी क्या रहता है, मतलब क्या रहता है, कौन से गलत हुए वो देखेंगे हम जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आपने भी मॉक लगाया होगा तो आपका भी अच्छा ही गया होगा। बाकी मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, मेहनत करते रहिए बढ़िया से। ठीक है जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।